सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में एज सच कुछ खास नहीं है, बट हाँ कुछ कल के टॉपिक्स आज के द हिंदू में है। जो कल हमने वाटर कॉन्फ्रेंस पढ़ा था वो आज के द हिंदू में एनालिसिस दिया हुआ है, तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। उसको एक बार रिवाइज कर लेना उसके थ्रू। बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स थे जो काफी टाइम से चल रहा था एंड आई मिस्ड इन द पार्ट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो उसको मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। द किंग ऑफ भूटान वाला इंसिडेंट। क्रिटिकल व्यू ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी टर्म्ड एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। इस टॉपिक को देखने लायक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है और इसमें आपको लीगल प्लस करंट अफेयर्स दोनों का पार्ट कवर हो जाता है, तो इसमें टेंशन मत लेना। और ये टॉपिक काफी टाइम से न्यूज में है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आया। भूटान न्यूज में है, इवन व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन द क्लासेस, तो वह पेस की ज्योग्राफी वगैरह देखी थी हम लोगों ने। आज भी ट्राई करेंगे इसको देखने की। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें साथ में पढ़ना होगा। तो WTO भी देखेंगे और IPV लॉ भी देखेंगे क्या क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं लीगल और CA का टॉपिक रिलेट होता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्रिटिकल व्यू ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी टर्म्ड एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। देखो बेसिकली क्या ये कहना चाह रहा है ये पूरा जजमेंट। DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली का बेंच था, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो इसमें अगर देखो तो ये चीज कहनी चाह रही है कि जो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो दैट इज ऑलवेज नॉट अ क्रिटिसिज्म। कभी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोग क्रिटिसाइज करते हैं और डेमोक्रेसी में इट इज द वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग, ठीक है। तो अभी क्या हुआ एग्जैक्टली कि अगर आप देखो इस केस को समराइज करो, लिंक करने की कोशिश करो, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, अगर CA में पूछा जाएगा तो ये मिक्सअप होगा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 में है ये चीज, ठीक है। प्लस अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ऑफ 124 अगर और भी इसमें चीजें देखो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोलेजियम। कोलेजियम इज अ 5-member बॉडी। कोलेजियम इज अ 5-member बॉडी। ये चीजें तो क्लियर है, ये तो जनरल बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें भी सेकंड जजेस केस, फर्स्ट जजेस एंड थर्ड जजेस केस प्लस एनजैक भी यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बात करें तो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो अभी जो चीफ जस्टिस इनका जिनका नाम है वो है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ प्लस इनके जो फादर थे वो थे YV चंद्रचूड़, जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था इंडिया में एज अ चीफ जस्टिस, ठीक है। 7 years एंड सम मंथ्स का उनका टेन्योर रहा है। अभी जो जजमेंट आया है उसको आप रिलेट करोगे आर्टिकल 19(1)(a) से, दैट इज द फ्री स्पीच। जहां पर आपको एक चीज और इंप्लाइड हो जाती है, दैट इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो ये चीज देखो यहाँ पर कि कितनी, मतलब अगर एक चीजों को ब्रॉड करके देखो तो हाउ द थिंग्स कैन बी फ्रेम्ड। ये इसका एक फाइनेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो तो उसके आसपास की चीजों को भी रिवाइज कर दिया जो न्यूज में थी, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये आर्टिकल 19(1)(a) फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। और एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, ये चीज मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडरेशन में ली थी, दैट इज सेडिशन लॉ। एक कॉलोनियल रूल है, लॉर्ड मैकॉले ने भी 1870s में इसको एडिट किया था, 124A ऑफ IPC। तो अगर इन सब बातों को देखो कंबाइन करो तो ये पूरा आपका केस बनता है। अगर आपको लीगल में पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेट होगा इस वाले बॉक्स में। CA में पूछा जाएगा तो वो ऊपर और नीचे दोनों तरीके से रिलेट हो जाएगा। पॉलिटी वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये स्टैटिक पार्ट, ये स्टैटिक पार्ट, इट इज द करंट पार्ट एंड इट इज द इंस्टीट्यूशनल पार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इज नॉट ऑलवेज लाइक कि आप गवर्नमेंट को बुराई कह रहे हो या फिर आपको डिस्टेब्लिशमेंट की तरफ या सेडिशन की चीजों की तरफ देख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। केस का नाम याद रखना, मध्यमाम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। NLSAT के लिए इंपॉर्टेंट है ये केस, पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली केस का नाम, ठीक है। चलिए, विजिट ऑफ किंग ऑफ भूटान टू इंडिया। भूटान के किंग इंडिया आए हैं, तो इनको जानने से पहले थोड़ा सा भूटान की ज्योग्राफी जानते हैं, ठीक है। अगर अभी हम टॉपिक देखें तो हम क्या है, अच्छा रिसेंट 2 विजिट हो चुके हैं अभी तक,
भूटान किंग विजिट हुआ इंडिया में, प्लस अगर आप इसको कंबाइन करके देखो तो जापान के पीएम का भी विजिट हुआ। एक एक करके चीजों को देखते हैं। जापान के पीएम को विजिट को आप किस तरीके से देखोगे, सर G7 भी था, G7 के लिए इंडिया को इनवाइट किया गया, तो G7 आई होप का आपने पढ़ लिया होगा। G7 पहले क्या था, G8, और जिसमें रशिया इसका पार्ट था, और रशिया को निकाल दिया गया क्रीमिया एनेक्सेशन 2014 के बाद। ये कल भी मैंने बताया था लिंक करके इस चीजों को आप किस तरीके से देखोगे। नेक्स्ट अगर देखो जापान के पीएम के विजिट को, तो जापान सी में भी देख सकते हो, जैसे कल किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि इसको हम जापान सी में भी जा सकते हैं। जापान सी पे रशिया का हमला हुआ था, ठीक है, मिसाइल का नाम अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको और लिंक करना है, अगर और अंदर जाना है इसमें, तो एयू के यूएस चला जाता है। सर एयू के यूएस क्या है, जिनको नहीं पता देख लो एक बार एयू के यूएस क्या होता है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूके एंड यूएस फॉर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, यूके एंड यूएस ने न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये चाइना को टेंशन दे रहा है। अब इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखोगे तो एक गुआम टेरिटरी है जो कि यूएस की है, तो ये चीजें देखने वाली है यहाँ पर। इधर से जापान से लिंक कर लो इसको। आगे बढ़ोगे, जब भूटान से लिंक करने की बात आएगी तो सबसे पहला लिंक जो आपका बनना चाहिए वो है भूटान की जियोग्राफी। ठीक है, जब आप इंडिया का मैप बनाओगे तो नेपाल, भूटान, सिक्किम ऐसे बनता है ना, तो ये चीज है, तो भूटान की ज्योग्राफी है हमारे पास। अच्छा, और इसमें अगर चीज देखें, भूटान से हमारे बहुत अच्छे टाइप्स भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है। भूटान पे अभी रिसेंटली ये गोल्ड स्कीम आया था भूटान का, उस पे भी वीडियो प्रिपेयर्ड है, कि अब मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, मैंने डाल रखा है कि गोल्ड स्कीम है कि आप गोल्ड खरीद सकते हो भूटान में जाके, कितना खरीद सकते हो, विमेन के लिए कितना है, मेन के लिए कितना है। तो दीज आर द स्टैटिक डेटा, हार्डकोर डेटा दैट यू नीड टू जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज, क्योंकि एग्जाम है तो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, लाइक उसी तरीके से आप उसको रिवाइज करोगे। तो एक दो चीज तो यहाँ पर आपकी रिलेट हो गई, बाकी बातें हम अंदर देखेंगे कि क्या है। जिग्मे खेसर नामग्याल एंड ऑल, ठीक है। तो किंग ऑफ भूटान कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल। इनका पूरा नाम देखो तो वांगचुक भी है। पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। विजिट ऑफ किंग ऑफ भूटान इज कीपिंग विद द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज। भूटान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए थे 1968 ऑनवर्ड्स। रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज आर गाइडेड बाय द इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी। आर्टिकल 2 जो है इस ट्रीटी का, वो ये बताता है कि फॉर्मर्स एडवाइस इन द एक्सटर्नल रिलेशन लेना जरूरी है। इंडिया वुड नॉट इंटरफेयर इन द भूटान्स एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, क्योंकि पास में ही हमारे, तो एक चीज आ जाती है कि कॉलोनियल रूल भी रहा है, तो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू फिगर इट आउट हियर जब हम फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तब। नेक्स्ट देखिए, भूटान इंडिया डेवलपमेंट, तो 12th 5 ईयर प्लान के हिसाब से इंडिया 45 बिलियन का असिस्टेंस दिया है भूटान को। सिंस लॉन्चिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, भूटान 1961 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। अच्छा, अभी क्या है, अब 5 ईयर प्लान नहीं चलता है, अब क्या चलता है, नीति आयोग। तो ये चीज याद रखना, यहां से भी ये चीज आ जाएगा। अब चैलेंजेस क्या है, जब दोस्ती रहेगी तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी, है ना। कहा जाता है ना, जब दोस्ती अच्छी हो तो आंख आधा बंद कर लेना चाहिए, ठीक है, चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए। भूटान ने रिजेक्ट किया था BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। क्या है, तो BBIN है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसको भूटान ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो अगर पूछे कि BBIN एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो भाई बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एग्रीमेंट, नेपाल एग्रीमेंट जो था ये 2015 में साइन हुआ है। बाकी देखिए, कंप्लेनिंग इंटरफेरेंस, भूटान ये हमेशा बोलते रहा है कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है, तो चलो बोलने दीजिए भाई, इधर तकलीफ हुआ है अगले को। नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आया है रिसेंटली एनर्जी ट्रांजिशन का, क्योंकि देखो एनर्जी ट्रांजिशन से स्टॉकहोम से भी रिपोर्ट आ रहे हैं, फिर उसके बाद IPCC का भी रिपोर्ट आया रिसेंटली 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक रिपोर्ट रिलीज किया। की हाइलाइट्स क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे ऑफ ट्रैक चल रहा है, उसको लाना और ट्रैक पे। 1.5 को ऑफ ट्रैक पे लाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, 3000 गीगावाट तो ओवर 10,000 गीगावाट 2030 तक हमें ये चीज करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन का रिक्वायर्ड है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अच्छा मॉडल हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द कार्बन डीकार्बनाइजेशन पे अगर जाएं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एनर्जी क्या है, वो चीज है, ये आप छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट हाँ, इस एनर्जी के रिपोर्ट पे याद रखना कि इसने ये कहा है 1.5 इज ऑफ ट्रैक, ठीक है,
करंट प्लेज क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस, रिजल्ट इन एमिशन ऑफ 16 गीगाटन्स इन 2050। 2050 तक इसको पाथवे पे ले आओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीज है पूरी, ये पेरिस एग्रीमेंट का डील था 1.5 डिग्री सेल्सियस। की फैक्ट्स देखिए IRENA के बारे में, तो ये फाउंड इन बॉन जर्मनी। ठीक है, 26 जनवरी 2009 को ये फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर अबू धाबी UAE में है और इट्स मेंबरशिप कंप्राइजेस 167 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका 77th फाउंडिंग मेंबर बना था। ये एक UN का ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि 2009 में इंडिया इसका मेंबर बना। व्हाट इज ओपन सोर्स सीड मूवमेंट? देखो ओपन सोर्स सीड मूवमेंट होता क्या है, जब इसको, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, अनलाइक द ऑब्जेक्टिव, तो क्या चांसेस कि आपको लीगल में इससे क्वेश्चन घुसाएगा। तो ओपन सोर्स सीड मूवमेंट क्या होता है? अर्लियर प्रायर टू द IP लॉ एंड ऑल, फार्मर्स क्या करते थे, वो आपस में ही सीड शेयर कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आने के बाद सीड्स की जो शेयरिंग है वो थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि जैसे मान लो कि कोई सीड मैंने पेटेंट करवा लिया, तो वो पेटेंट के हिसाब से चलेगा। जैसे BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, तो ये सब पेटेंटेड है। मेडिसिन भी पेटेंट होता है, रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि पेटेंट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो वो पेटेंट का जब करवा लेते हो तो वो चीज पे आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज के रिगार्डिंग इसमें बातें हैं कि तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखना जरूरी है हमें इसमें प्राइमरली। तो WTO ने 1994 में ग्लोबल IPR रिजाम को किया कि प्लांट वेराइटी पे भी आप IPR लगाएंगे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ IPR होता है एग्रीकल्चर में, प्लांट ब्रीडर्स राइट एंड पेटेंट का राइट। कि प्लांट के ब्रीडर का राइट होता है और पेटेंट राइट होता है। इंडियन रिजीम कब आया? प्लांट वेराइटी एक्ट 2001। द ओपन सोर्स सीड मूवमेंट प्रमोट्स द शेयरिंग ऑफ प्लांट सीड्स विदाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी तरह का ओपन सोर्स नाम ही है, ये क्लोज सोर्स हो गया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कब WTO ने प्लांटेशन या एग्रीकल्चर पे इंट्रोड्यूस किया? तो 1994। प्लांट वेराइटी कब आया? 2001 में आया था इंडिया में। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन आएगा तो WTO से आएगा, तो इस तरीके से WTO इनिशियली नहीं था, 1995 में बना। ठीक है, और ये GATT से पहले जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT 1947 में बना था GATT। ठीक है, ये उरुग्वे राउंड के बाद बना था, ये चीज याद रखना। उसके बाद आ गया WTO, इसके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट है, जनरल काउंसिल है, ट्रेड रिव्यू पॉलिसी है, एंड आगे बात बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड ही काम करता है। उसमें भी एक का 1994 में आ गया था प्लांट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से। ठीक है, चलो आगे देखें इसमें। तो WTO का हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 164 कंट्रीज हैं, 160 UN कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज हैं, हांगकांग, मकाओ एंड ताइवान ये भी इसमें है। तो ताइवान इज अ सेपरेट डेटेड, डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या होता है? तो MFN होता है, बेसिकली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करता है। WTO का क्या है कि मार्केट में अनइवन कंपटीशन हो, अनइवन ट्रेड ना हो, तो उसको रोकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे मान लो कि इंडिया एंड नेपाल, या फिर इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड US, इंडिया एंड रशिया, ये दोनों आपस में ही मतलब वो ट्रेड करके बाकी का ट्रेड ब्लॉक न कर दें, तो इसका है मोस्ट फेवर्ड नेशन को ये एबॉलिश करता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज अ ट्रीटमेंट अकॉर्डेड टू अ ट्रेड पार्टनर टू इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज विज़ अदर ट्रेड पार्टनर्स। बाकी ट्रेड पार्टनर्स के साथ अगर आप में MFN स्टेटस दे दिया, किसी को रशिया को दे दिया, चाइना को दे दिया, US को दे दिया, तो आपने जब ये MFN दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का राइट, तो उससे बाकी ट्रेड पार्टनर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, Importance of MFN shows the fact that it is the first clause in the GATT. Under WTO rules, a member country cannot discriminate between its trade parties. If a special status is granted to a trade partner, it must be extended to all the members. मतलब अगर आपने एक को कहा है कि तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तो सब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होंगे। आप इस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि हम इसके साथ पहले करेंगे उसके बाद में, ये गलत होगा, ये अनइवन है बेसिकली। आप खुद सोच के देखो ना, अगर आपके गली का दुकानदार बोले कि नहीं हम शर्मा जी के यहाँ आटा देंगे पहले, उसके बाद जो बचेगा फिर बाकी कहीं और देंगे, नहीं, दिस इज नॉट डन। आप सबको बराबर बांटो, ये चीज की बात करता है। इसके कुछ बॉक्सेस हैं, तो ग्रीन बॉक्स ये बोलता है कि डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉजेज मिनिमल डिस्टॉर्शन। एग्जांपल, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज रिसर्च, डिजीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, also all the subsidies are given to the farmer that directly do not affect the interest, also comes under the green box। कि सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट दे रही है तो ऐसा नहीं हो कि वो फार्मर्स को इम्पैक्ट करे कहीं से भी, तो इस चीज के बारे में। अंबर बॉक्स क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडीज, जैसे आपको मिलता है सब्सिडी सिलेंडर पे या बाकी चीजों पे, और सपोर्ट दैट कैन डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉल इनटू द अंबर बॉक्स। अब डोमेस्टिक सब्सिडी के कारण अगर कोई ट्रेड या प्रोडक्शन हैम्पर होता है तो वो अंबर बॉक्स के अंदर। ब्लू बॉक्स क्या है?
ऑल द अंबर बॉक्स सब्सिडीज, मतलब जितने भी डोमेस्टिक में आपको मिल रहा है, टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन कम्स अंडर द ब्लू बॉक्स, या प्रोडक्शन को लिमिट करवाता है तो वो ब्लू बॉक्स के अंदर। अगर आपको मान लीजिए कि इसमें सब्सिडी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सब्सिडीज, या फिर मिनिमल डिस्टॉर्शन करता है, डू नॉट ट्रेड को पूरा डिस्टॉर्ट नहीं करता है, तो ग्रीन बॉक्स। डोमेस्टिक सब्सिडीज आपको इसमें आ जाएगा अंबर बॉक्स, फिर उसका लिमिट करता है उसी चीज को, तो डेट इज इन द ब्लू बॉक्स। ठीक है, ये है WTO की हेड, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, डॉक्टर नगोई ओकोंजो-इवेला। ठीक है, इनका नाम याद रखना, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1.1% पेटीएम वाला चार्ज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, माय बैड। ठीक है, द टेक अवे फ्रॉम द यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, कल ही देखा था ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है मेरे पास। विच स्टेट सॉ प्राइवेट डॉक्टर्स, इसका तो आंसर राजस्थान है, वैसे ही याद है सबको। व्हाट इज द अनदर नेम बाय द चाइना इन साउथ तिब्बत? ज़ैंगनांग। According to the Indian Justice Report 2022, which state has the lowest average pendency at the High Court level? इसका आंसर आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। In which case did the court hold that religion must weigh to constitutional morality? It is Sabarimala case. In what year the UN Water Conference 1977? हम लोग पढ़ा था 46 years के बाद अब हो रहा है। ठीक है, तो these were the questions of today and I hope you have liked the session. So कोई भी डाउट हो आगे तो बताना। एंड रही बात पहला छूट गया था, तो यस आई विल बी कवरिंग सून, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम दो चीज़ों को एनकलकेट करने का, ठीक है, रिसर्च करने का टॉपिक्स पे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे पहले भी, ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली आप जाओ और बोल दो कि अब पता हो, जनरलाइज टॉपिक्स नहीं थे इन जनरल। ठीक है, तो आई होप कि यू एंजॉयड एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।